जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में हमारा जो आज का लेक्चर है वो है स्टैटिक जीके का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्ता पाराशर, ऑप्शन नंबर बी मंजरी जरूहार, ऑप्शन नंबर सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य और ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक लिखी गई है मंजरी जरूहार आईपीएस है, इनके द्वारा मैडम सर पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा एक नाम और दिख रहा है आपको, किरण बेदी जी, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मालगुडी डेज की लघु कहानियों का चित्रण, जो मालगुडी डेज है उसकी लघु कहानियों का संग्रह है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अमिश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। तो ये जो बुक्स के नाम पूछे उसमें से जो आंसर है, इसका आंसर है आर के नारायण। आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई संग्रह, कहानियों का संग्रह मालगुडी डेज। इसके अलावा चेतन भगत जो है ये भी राइटर है, इंडियन राइटर, इनके द्वारा भी टू स्टेट्स नाम से एक बुक लिखी गई है। इसके अलावा एक जो एक न्यू राइटर निकल कर आते हैं, उनका नाम है अमिश त्रिपाठी, इनके द्वारा मेलुहा करके एक बुक लिखी गई है। इसके अलावा एक सीता, इस टाइप के जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाली जो बुक्स रहती है वो उनके द्वारा लिखी गई है मॉडर्न तरीके से। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कि द रेस ऑफ माई लाइफ एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यदि आप रेस वर्ड से यदि जान लेंगे तो द रेस, तो ये होगा कोई मैराथन दौड़ने वाले या दौड़ से रिलेटेड। तो इसमें जो कपिल देव है वो तो क्रिकेटर है, सानिया मिर्जा है इंडिया के टेनिस खिलाड़ी है, इसमें से युवराज सिंह है वो भी क्रिकेटर है, इसमें से जो मिल्खा सिंह जी है वो जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो उनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की दौड़। इसके अलावा हम देख लेंगे कि कपिल देव जी के द्वारा भी लिखी गई है अलग बुक, सानिया मिर्जा और युवराज सिंह जी द्वारा जो लिखी गई बुक है वो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो बुक लिखी गई है युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो ऑप्शन है एक जीवंत कथा, स्मृति चित्र एक उत्साही पत्नी का स्मरण, कम सामान्य जीवन और इसके ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी। इसका जो इंग्लिश जो ओरिजिनल नेम है वो है ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जिसका ट्रांसलेशन कम सामान्य जीवन हो गया, लेकिन ये नहीं होगा। और इसके अलावा मेरी कहानी, तो इसका जो आंसर है वो है मेरी कहानी के लिए 1984 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, मिला नहीं था, विनर नहीं थे ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, जो हमने अभी इसके जस्ट पहले बात करी थी द मेलुहा करके बुक, तो उसका जो फुल फॉर्म है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? देवदत्त पटनायक, अमिश त्रिपाठी, चेतन भगत या सुशील कुमार? तो ये जो लिखी गई वो है अमिश त्रिपाठी के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द कर्म योद्धा पुस्तक ग्रंथ का विमोचन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? तो ये जो बुक है वो लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, द कर्म योद्धा। यदि इसका राइटर पूछेंगे तो हम उनका नाम है पीएम मोदी, राइटर में नाम निकल कर आता पीएम मोदी, लेकिन जो इसका विमोचन किया गया था वो किया गया था अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखा है? द लिविंग माउंटेन, यदि इसकी कहानी की बात करें तो 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोरोना के बाद जो बाहर की गतिविधियां बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे जो अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय माउंट एवरेस्ट है वो बहुत ज्यादा स्वच्छ दिखने लग गया था। उस टाइम पे ये उसी चीज से प्रेरित होकर ये बुक लिखी गई थी अमिताभ घोष के द्वारा, द लिविंग माउंटेन।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द लिविंग माउंटेन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8, 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? कपिल देव, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली और अजिंक्य रहाणे। तो इसमें से जो वीवीएस लक्ष्मण है इनकी आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 9, योर बेस्ट डे इज टुडे। ये जो पुस्तक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई है? पोप फ्रांसिस, गौरी खान और अनुपम खेर और मीना अय्यर। तो ये जो बुक लिखी गई है वो है अनुपम खेर के द्वारा। अनुपम खेर भारतीय अभिनेता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है? विश्व में घर, होम इन द वर्ल्ड। जो इंग्लिश में जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनका नाम भी इंग्लिश में रहता है, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो इस टाइप से नाम आ जाते हैं। तो हम इसका जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो पहला जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक का नाम पूछा है, होम इन द वर्ल्ड, द ग्रेट बिग लायन इन एन आइडियल वर्ल्ड और इट्स ए वंडरफुल लाइफ। तो ये जो बुक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, यह एक अद्भुत जीवन है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 10 बुक्स के बारे में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से, तो ये पूछे गए हैं डेज के ऊपर, जो इंपोर्टेंट डे होते हैं हम उनको याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यदि हम WHO की बात करें, WHO इसकी स्थापना है 7 अप्रैल 1948। ठीक है, इसमें जो 7 तारीख रहती है उसको ये विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, और इन्होंने जो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस घोषित किया है वो है 5 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मई को। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 24 दिसंबर, 24 नवंबर और 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को तो हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी की जयंती, जन्म दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी, इसी दिन हम 2 अक्टूबर के दिन ही जो स्वच्छता सर्वेक्षण की हम बात करते हैं, तो स्वच्छता आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया था वो 2 अक्टूबर के दिन ही किया था। इसमें जो इसका आंसर है 24 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 25 अक्टूबर, 30 जनवरी और 19 सितंबर। तो इसमें से जो 30 जनवरी है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उसी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मई 2020 में कौन सा दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया? तो चाय दिवस 2020 में स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 21 मई के दिन। 21 मई के दिन चाय दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून, 25 मई, 23 मार्च और 30 अप्रैल। तो इसका जो आंसर है वो है 25 मई। 25 मई के दिन ये मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डे के बारे में, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये जो बनाया जाता है 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन मनाया जाता है विश्व सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो हमने अभी तिथि की बात करी थी 25 दिसंबर को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 13 मई और 30 सितंबर। तो इसका जो आंसर है वो है 13 मई। 13 मई को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड
एन्युअली प्रतिवर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रति वर्ष जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चौदह सितंबर ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और एक हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो दोनों को हमने को याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 भारत में कितनी जनवरी को मनाया गया है? जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है वो हर साल जनवरी के किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज फॉर। यदि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो 1913 में इनकी गीतांजलि रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो 3 फैक्ट हमको याद रखने, एक तो मिला कब था 1913 का, कौन सी चीज के लिए या कौन सी रचना के लिए? गीतांजलि रचना के लिए, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है साहित्य। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो जो हमने अभी बात करी है, हमने जस्ट इसके पहले जो बात करी थी 1913 गीतांजलि में, तो जो नोबेल पुरस्कार जीता था उससे वो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सीवी रमन ने किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? सीवी रमन जी की बात करें तो भारत के भौतिक वैज्ञानिक है, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो फिजिक्स के लिए मिला था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है? यदि हम बात करेंगे इन चारों व्यक्तियों के बारे में, तो चारों हमारे जो भारत के सबसे बड़े नाम में गिने जाते हैं, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन। तो इसमें जो इनमें सभी में चारों में से जो सीवी रमन है इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भारत का। उसके बाद विक्रम साराभाई है, इसरो के जनक माने जाते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल के जनक माने जाते हैं भारत में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमने देख लिया था कि सीवी रमन जी है। इसके अलावा जो अमर्त्य सेन जी है, अमर्त्य सेन, इनको भी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे, 2014 में किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? यदि नोबेल शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो कैलाश सत्यार्थी जी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, विश्व शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, जो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए काम करते हैं। जो ये नोबेल पुरस्कार भी था उस टाइम पे भी इनके साथ में एक पाकिस्तान की महिला है, मलाला यूसुफजई, उनके साथ मिलके दोनों को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार जीता है किस चीज के लिए? तो वो हमने अभी देखा है, शांति पुरस्कार है वो। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? पी सदाशिवम, फलीन नरीमन, कैलाश सत्यार्थी और के राधाकृष्णन। तो कैलाश सत्यार्थी, इसके पहले यदि मदर टेरेसा को भी मिल चुका है शांति पुरस्कार, इसके बाद कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस स्ट्रीम में मिला है? तो वो मिला था इकोनॉमिक साइंस में। ये हमने देख चुके हैं, इकोनॉमिक साइंस में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? आर्थिक विकास मॉडल, अभी जो हमने देखा था वही है, कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में कौन कौन है? तो यदि हम यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य रहते। जो 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं उनका जो कार्यकाल रहता है 2 साल का रहता है, और बाकी 5 परमानेंट मेंबर है। तो इसमें हम देखेंगे तो जर्मनी नहीं है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद इसमें भी जर्मनी है, ये भी कट जाएगा। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, और चाइना, फ्रांस, रशिया एंड कनाडा। तो कनाडा भी नहीं है, तो कनाडा भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए।
एशिया में से यदि हम बात करेंगे तो दो देश हो गए, चाइना और रशिया। इसके अलावा जो यूरोप है, यूरोप में से दो हो गए, यूके एंड फ्रांस। इसके अलावा जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में से एक हो गए, कौन सा, यूएसए। तो हम देखते क्या है कि साउथ अमेरिकन महाद्वीप में से भी एक देश भी जो परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है, और इसके अलावा अफ्रीकन महाद्वीप में से भी कोई भी परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 5 है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो जो भारत है, हम भारत स्टार्टिंग से ही जब से भारत आजाद हुआ है, जब से हम इसकी परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं कि भारत को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1944-45 के आसपास। उस टाइम पे जो युद्ध चल रहा था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट पब्लिश इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और लेबर ब्यूरो। तो इसके बाद इसकी जो हम बात करते हैं कि जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की बात करेंगे तो 1945 की बात है, जब जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले टाइम पे यूएनओ की स्थापना हुई। इसके साथ में इसके बाद थोड़ा सा टाइम देखेंगे तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से हम जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक में तो अलग अलग बैंकों के ग्रुप है जिसको हम विश्व बैंक समूह बोलते हैं। इसके अलावा आईएमएफ, तो आईएमएफ का जो फुल फॉर्म है वो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंडियन मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका जो आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है एसोचेम 100 साल पुराना व्यापार संघ है। जो एसोचेम है वो 100 साल व्यापारियों का समूह है, जिसे हम इसके पहले फिक्की की बात करते तो फिक्की तो 1929 के आसपास एस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसी तरीके से एसोचेम 100 साल पुराना, आज से 100 साल पुराना, फिक्की भी मतलब 100 साल के आसपास हो चुका है। तो इसी तरीके से जो एसोचेम है उसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था, एसोचेम का फुल फॉर्म क्या है कि एसोसिएट चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स और एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स के साथ साथ इसमें इंडस्ट्री भी रहती है, ट्रेड नहीं रहता है और ना ही डायरेक्ट चैम्बर रहता है। इसके अलावा कॉमर्स भी सिंपल नहीं है, सिर्फ इसमें कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री दोनों आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है नवंबर 2019 में व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने खादी के लिए एक अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड आवंटित किया था। तो ये जो एचएस कोड किस संगठन ने विकसित किया है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो यदि हम बात करेंगे हार्मोनाइज्ड सिस्टम की, तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग की बात कर रहा तो विश्व बैंक वाणिज्य और उद्योग और आईएमएफ दोनों वाणिज्य और उद्योग पे काम नहीं करते, ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, मनी को देखते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ व्यापार को देखता है। तो इसमें से व्यापार और वाणिज्य विश्व सीमा शुल्क संगठन, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? जो ये सूचकांक के बारे में बात कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लागू किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, जहां पर इसकी हर साल जो बैठक होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि किस महाद्वीप के, किस देश के, किस राजधानी या किस जिले में इसकी बैठक होती है हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके अलावा यदि बात करेंगे वर्ल्ड बैंक
और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995 के आसपास जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसे हम ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जानते हैं। तो ये जो इसका आंसर है वो है विश्व आर्थिक मंच। WEF के द्वारा ये द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इन रिलीज्ड, ये इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि वह देश जो इसे आधा भाग भरने की अनुमति देता है भूमिगत कच्चे तेल भंडारण की सुविधा, बेंगलोर और कर्नाटक। तो बेंगलोर और कर्नाटक, विच कंट्री दैट अलाउ इट टू फिल हाफ ऑफ एन अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी एट बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो ये इसका जो आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात। यदि हम तेल की या क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो जो खाड़ी देश है उन्हीं का नाम निकल के आता है, उसमें से संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया स्पेस रिसर्च व्योममित्र इज नेम ऑफ, जो व्योममित्र है उसका पूछा है कि ये क्या है? तो इंडिया फर्स्ट मैन्ड मास मिशन एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट एंड इंडियन रोबोट ए न्यूली फाउंड एस्टेरॉइड। तो ये ना तो एस्टेरॉइड है, ना मंगल मिशन है, ना ही स्पेसक्राफ्ट है। ये क्या है? एक रोबोट है जो इसरो के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, चांदीपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यदि हम चांदीपुर की बात करेंगे तो ये जो तो ओडिशा का है, ओडिशा से जहाँ पे से दो स्थान आपको याद रखने हैं, एक तो चांदीपुर ओडिशा और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हमारी सैटेलाइट से लॉन्च होती है और जो मिसाइलों का परीक्षण होता है वो चांदीपुर ओडिशा से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करेंगे इसरो हेड चोजन, इसरो ने चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान लॉन्च करने के लिए GSLV MK3 को चुना था। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइज। तो जियो सिंक्रोनाइज तो इसमें नहीं, जियो स्टेशनरी नहीं है उसका आंसर। GSLV में जी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनाइज। जियो सिंक्रोनाइज मतलब कि जियो स्टेशनरी नहीं आएगा, तो जियो सिंक्रोनाइज दो में। एस से होता है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट दोनों में है। लैंडिंग व्हीकल नहीं होता, लैंडिंग व्हीकल हमारे इंडिया में अभी तक मतलब डेवलप्ड नहीं हुए, क्योंकि यदि हम जैसे फॉल्कन 9 रॉकेट की बात करते हैं, जो टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क द्वारा जो बनाया गया है फॉल्कन 9 रॉकेट, वो लैंडिंग व्हीकल है। क्योंकि वो जो व्हीकल है, जो सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वापस से रीयूजेबल है, तो उसमें ये नहीं आता। हमारे पास लॉन्च व्हीकल है जिससे हम सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, वो वापस नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? तो इसकी जो तारीख है वो है 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 और 15 अगस्त 1969 दोनों में एक कॉमन चीज जो है 15 अगस्त 1969। इसमें ये है कि 1969 15 अगस्त को हमारे इसरो की स्थापना हुई थी और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे थे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड? भारत के कौन से राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरला में ये एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की जो प्लानिंग कर रहा है? तो नासा, इसरो, CNES और रोसकॉस्मोस। तो इसका जो आंसर है वो है डी, नासा के द्वारा ये प्लानिंग की गई है कि 2024 में अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना है और ये योजना सफल भी हो चुकी है, क्योंकि अभी ये जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। सुनीता विलियम्स करके जो लेडीज है वो नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गई है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मौसम निगरानी उपग्रह को स्थापित करने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी कक्षा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो जो कक्षाओं की बात करते हैं कि पृथ्वी में अलग अलग कक्षा है, उसमें से जो जियो स्टेशनरी है, जीएसएलवी से हम आंसर लगा सकते हैं कि जीएसएलवी में जियो स्टेशनरी, जी का फुल फॉर्म होता है, तो जियो स्टेशनरी भू स्थितिक उपग्रह हम बोलते हैं, तो भू स्थितिक वो पोजीशन का नाम है। तो भू स्थितिक कक्षा में हम अपनी जो सैटेलाइट से रहती है, उपग्रह रहते हैं, उनको प्रक्षेपित करते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट नेम हैज बीन गिवन इन द लैंड टू द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 लॉन्च बाय इंडिया। इसमें से जो चंद्रयान है, चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था, उसमें से लैंडर का नाम क्या था। तो लैंडर का नाम जो था वो था विक्रम, लैंडर का नाम था विक्रम, और जो रोवर का नाम था वो था प्रज्ञान। तो हमको दोनों चीज याद रखनी कि प्रज्ञान किसका नाम था, रोवर का नाम, और विक्रम क्या था, लैंडर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट इंडियन सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम है। तो IISc, नाविक, निहारिका और आकाश। तो आकाश तो हमारी क्या है कि मिसाइल का नाम है, जो APJ अब्दुल कलाम जी ने जो 5 मिसाइलें डेवलप की थी, उन 5 मिसाइल में से एक तो आकाश मिसाइल हो जाती है। निहारिका ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज है। इसके अलावा जो जियो पोजिशनिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो वो है इसका आंसर नाविक। नाविक उपग्रह हमने बनाया है जो GPS की तरह काम करता है। इसका अभी नाविक तो लिमिटेड वर्जन है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा या फिर एक्सपेंड हो जाएगा तो सभी के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। एक नई चीज पूछी है इसमें, साइट। ये साइट ही भारत में 1 साल तक चलने वाली उपग्रह आधारित निर्देशन प्रणाली है, प्रणाली थी, 1 साल तक चली थी ये। तो साइट में जो ई है वो इसका फुल फॉर्म क्या था, साइट का फुल फॉर्म है उसमें से ई जो है इकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट, एनर्जी और एनवायरमेंट। तो ई जो है वो एक्सपेरिमेंट है। और इसको यदि हम लॉजिक से यदि सोचेंगे तो देखो, उन्होंने पूछा है कि 1 ईयर तक चली थी, तो 1 ईयर तक यदि कोई चीज चली और उसको वापस से बंद कर दिया तो हमने उस पर एक्सपेरिमेंट ये किया होगा या फिर कोई प्रयोग करके देखा होगा कि ये जो प्रणाली है वो चलेगी कि नहीं चलेगी आगे। तो इसमें से ई का जो फुल फॉर्म में यदि हम करेंगे तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट। तो इस टाइप से लॉजिक से भी आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड्स क्रिकेट में किस कार्यक्रम की मेजबानी 2012 ओलंपिक में की गई थी। मतलब कि 2012 का जो ओलंपिक किया लंदन में हुआ था, तो कौन सा जो खेल है उसकी मेजबानी लॉर्ड्स क्रिकेट में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है इन्होंने तो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है लॉर्ड्स ग्राउंड। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन में जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, मतलब जो ग्राउंड है वो किससे रिलेटेड है, लॉर्ड्स से, क्रिकेट से। लेकिन वहां पे जो प्रतियोगिता हुई थी वो प्रतियोगिता हुई थी तीरंदाजी की। तो ये हमको याद रखना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग वाज ब्रिस्बेन वोटेड टू होस्ट द 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक। IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक में के निम्नलिखित में किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था। तो ये सत्र तो हमको याद नहीं रखना, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में 138 सेशन हुआ था IOC का, उसमें बोला गया था कि जो 2032 है, अभी जो 2024 चल रहा है, 2024 में तो पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं। इसके बाद 2004 साल के अंतराल में होते हैं सारे ओलंपिक। तो 2028 में तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मेक्सिको मिलके ओलंपिक करवाएंगे। उसके बाद जो 4 साल बाद है वो ब्रिस्बेन में ओलंपिक होंगे। और 2036 की बीडिंग में हमने भी पार्टिसिपेशन दिया है इंडिया ने, और बोला है कि 2036 का जो ओलंपिक होना चाहिए वो भारत में होना चाहिए। तो ये जो 2032 के लिए जो ओलंपिक होना है ब्रिस्बेन में, और 138 सेशन हुआ था टोक्यो में, वहां पे इनको वोट दिया गया था कि ब्रिस्बेन में होना चाहिए। ओलंपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 5 कलर ऑफ द रिंग इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम एंड आर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड। तो इनमें पूछा कि जो 5 कलर होते हैं, 5 छल्ले होते हैं इस टाइप के,
एक तो येलो होता है, इसके बाद एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। इस टाइप की, मतलब इस टाइप से नहीं होते, लेकिन 5 कलर होते हैं। एक येलो हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, ब्लू एक होता है। इसमें से ब्लू कलर कौन सा है? ठीक है, ये ब्लू होता है। इसके अलावा एक और जो कलर पूछा है कि इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा होता है, तो वो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक। ये इस टाइप के ओलंपिक के 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को डिनोट करते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया था? तो पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था 1896 ग्रीस की राजधानी एथेंस में। तो जो पहला ओलंपिक की हम बात करेंगे तो वो कहाँ हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट क्या है कि पेरिस ओलंपिक, जो 2024 में भी है जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है। इसके अलावा एक बार पहले 1900 जो सेकेंड ओलंपिक थे उसकी मेजबान भी कर चुका है पेरिस, जहां पर इंडिया की तरफ से पहले ब्रिटिश भारतीय ने पार्टिसिपेशन दिया था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो जो 2 सिल्वर मेडल जीते थे उनको, वो उन व्यक्ति का नाम उनको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से व्यक्ति थे वो जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे भारत के लिए। मतलब उस टाइम पे भारत आजाद नहीं था, लेकिन ब्रिटिश भारतीय व्यक्ति थे वो। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है मार्च 2021 में सर्वाधिक गोल करने का ओलंपिक रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में व्यक्तिगत। तो यदि व्यक्तिगत यदि हम बात करेंगे तो बलबीर सिंह दोसांझ जो व्यक्ति है जो हॉकी की तरफ से सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ज्यादा गोल कर चुके हैं ये। इसके बाद बात करेंगे मेजर ध्यानचंद भी हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इन्होंने भी काफी गोल किए। इनकी जो मेजर ध्यानचंद गोल से यदि याद आता तो गोल इनकी आत्मकथा का नाम भी है। ठीक है, गोल, ये भी हम याद रख लेंगे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेल में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 1947 भारत की स्वतंत्रता, उसके बाद 1 साल बाद ही 1948 में लंदन ओलंपिक हुआ था। लंदन ओलंपिक में हमने फर्स्ट स्वतंत्रता के बाद हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। इस टाइप से 1928 से लेके 1964 के समथिंग लास्ट जो हमने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में वो 1964 के ओलंपिक में जीता है। यहाँ तक हमने कंटिन्यू सारे गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल और पहली बार किस खेल के खिलाड़ी को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो इसमें पार्कर रेस, डार्ट्स, ब्रेक डांसिंग एक खेल है जिसको 2024 में पहली बार शामिल किया गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है? यदि हम पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आता है, लेकिन पहली भारतीय महिला पहलवान की बात कर रहे हैं तो कौन है जो इसने ओलंपिक में मेडल जीता है? तो विनेश फोगाट, कविता देवी, बबीता कुमारी और साक्षी मलिक। तो जो साक्षी मलिक है इन्होंने पहली बार रियो ओलंपिक समथिंग यहाँ 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि साक्षी मलिक पहली भारतीय पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है? यदि व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे कि कौन पदक जीतने वाला है तो सबसे पहला यदि गोल्ड मेडल लेके आए तो वो है अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी शूटिंग से संबंधित है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, ये भी ओलंपिक में मेडल जीत चुके। पीवी सिंधु ये भी ओलंपिक में मेडल जीत चुके और कर्णम मल्लेश्वरी ये भी मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी, मतलब ओलंपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसमें एक खिलाड़ी का नाम पूछा गया है भवानी देवी जो उस टाइम पे बहुत फेमस हुए थे। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है फेंसिंग से।
जो खेल का नाम है फेंसिंग, फेंसिंग हिंदी में भी वही फेंसिंग रहता है, लेकिन इसमें जो ट्रांसलेशन में बाढ़ लगाना ये इस टाइप से ट्रांसलेशन नहीं होता है। तलवारबाजी जिसको बोलते हैं, फेंसिंग मतलब कि तलवारबाजी, तो तलवारबाजी से रिलेटेड है भवानी देवी। तो इनका हम याद रखेंगे कौन से खेल से संबंधित है, तो फेंसिंग से। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ओलंपिक के बाद हमने जो क्वेश्चन किया है उसके बाद 61 से लेकर 70 तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय है, तो स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड। आरबीएल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व बैडमिंटन संघ महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जो है वो है मलेशिया में। यदि आप मलेशिया को देखेंगे तो बैडमिंटन में सबसे ज्यादा यदि कोई मेडल जीतता है या मेडल टैली में सबसे ऊपर रहता है तो ज्यादा दाम आप किसका देखेंगे, मलेशिया का। इसका जो आंसर है वो मलेशिया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। यदि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, विश्व नवाचार सूचकांक की बात करें, तो वो जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, WTO के द्वारा, UNDP के द्वारा, इंसिड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी विपो के द्वारा, और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ये जारी नहीं करता, ये जारी करता है विपो के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लोकेटेड इन देहरादून, जयपुर और अहमदाबाद और जोधपुर। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, जोधपुर, यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है। लेकिन यदि हम बात करेंगे भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की, तो वो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, देहरादून, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून वहां पर है। तो शुष्क का अलग है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात अलग है। यदि देहरादून में हम देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वहां पर है देहरादून में। और ये जो भारत का जो वन रिपोर्ट आती है वो देहरादून के इसी इंस्टीट्यूट से आती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है, भारत भवन नामक बहुकला परिसर भारत के किस शहर में स्थित है। इसका उद्घाटन 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो जो भारत भवन है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जिसे हम भारत कला भवन भी बोलते हैं, भारत कला भवन या भारत भवन। ये इसकी जो ओपनिंग की थी, उद्घाटन किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था 1982, जो 82 के आसपास। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, ललित कला अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 69, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र की सर्वोच्च सांस्कृतिक सरकारी संस्था है। तो ललित कला अकेडमी में थिएटर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूजिक। तो विजुअल आर्ट्स जो कला हम देख सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम को हम देख सकते हैं, कथकली को हम देख सकते हैं, हम थिएटर को भी देख सकते हैं। थिएटर जो है विजुअल आर्ट्स के अंदर ही आता है। यदि हम नाट्य कला की बात करते हैं तो नाट्य कला भी क्या है कि वो विजुअल आर्ट्स के अंदर ही आती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे तो वो भी विजुअल आर्ट्स के अंदर ही आती है, क्योंकि यदि हम संगीत को देख थोड़ी सकते, संगीत परफॉर्मिंग आर्ट्स है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स और नाट्य वो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो इसमें से जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो विजुअल है वो सारी चीजें क्या है, विजुअल आर्ट्स में आती है। उन्हीं को बोलते हैं हम ललित कला, मतलब ललित कला। और ललित कला अकेडमी किस क्षेत्र की सर्वोच्च सांस्कृतिक सरकारी संस्था है, तो वो दृश्य कला की। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पे, भारतीय ताराभौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन। तो इसका जो आंसर है वो ताराभौतिकी। यदि हम देखेंगे तो
फिजिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड करते हैं तो अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान तो ये सब साउथ में काम करते हैं, जैसे केरल का तिरुवनंतपुरम हो गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो गया, बेंगलोर हो गया है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलोर में। क्योंकि इसके पहले यदि आप बात करेंगे तो देखो शिलोंग मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, इंदौर मध्य प्रदेश में, नैनीताल यदि हम देखेंगे तो ये भी उत्तर भारत के आसपास ही है, उत्तराखंड के आसपास ही शायद नैनीताल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलोर। तो इसरो या साइंस से रिलेटेड कोई भी संस्था है जो उपग्रह से रिलेटेड काम करती है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ, कहाँ पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। भारत का पहला परागण पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क लोकेटेड इन, तो कहां पर है ये? तो ये है ओडिशा में। पहला कहां पर बना है? ओडिशा में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा की बात करेंगे कहां पर है? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा कहाँ है? तो लखनऊ में। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर है और किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर देना है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो कर्नाटक में ये चित्रदुर्ग किला है। यदि हम दुर्ग की बात करेंगे तो एक छत्तीसगढ़ में भी एक किला आता है दुर्ग करके, वहां से आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, इन विच प्रेजेंट डे स्टेट विल यू फाइंड द मेगुड़ी टेम्पल। मेगुड़ी मंदिर आपको वर्तमान में किस राज्य में मिलेगा? यदि आप मंदिर की बात करेंगे मेगुड़ी मंदिर की, तो ये आप कभी आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेगुड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो है मेगुड़ी मंदिर कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित है मेगुड़ी मंदिर। 2-3 बार आप बोलेंगे बार बार कि मेगुड़ी मंदिर कर्नाटक में, मेगुड़ी मंदिर कर्नाटक में, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स विल यू फाइंड गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम की बात कर रहे हैं, किस मंदिर में आपको गोपुरम मिलेंगे? तो जो भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है, उसमें क्या होता है कि उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण में द्रविड़ शैली, और दोनों को जो मिक्स करके यदि कुछ चीज बनाई जाती है तो वो बेसर शैली में अंदर आती है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें आपको देखेंगे उत्तर भारत में शिखर रहते हैं, वो शिखर या छोटे रहते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं रहते, लेकिन दक्षिण भारत में जो शिखर रहते हैं वो बहुत ऊंचे तक बने रहते पिरामिड टाइप से, तो उन्हीं को जो बोलते हैं गोपुरम बोलते हैं। यदि आप तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक या जो साउथ के जितने भी मंदिर जाएंगे उसमें से सबसे बड़ा जो मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो तमिलनाडु में, रंगनाथ स्वामी मंदिर में बहुत सारे गोपुरम बने हुए हैं, और वो भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर प्रांगण भी है। यदि आप उस मंदिर की यदि बाउंड्री भी देखेंगे तो उस मंदिर की बाउंड्री इतनी बड़ी कि अंदर ही एक छोटा सा गांव बस जाए, इतनी बड़ी। और वो जो अंदर जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पे दरवाजे बने हुए वही गोपुरम है। तो आप कभी नेट पे सर्च करके देखिएगा गोपुरम क्या होता है, तो वो आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसमें जो आंसर है कि भवतारिणी मंदिर, दक्षिणेश्वर, ये नहीं है, दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। यदि माउंट आबू की बात करेंगे तो दिलवाड़ा के माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में आते हैं, जो पर्वत श्रृंखला के ऊपर इतने ऊंचे गोपुरम बन ही नहीं सकते, और वो जो टेम्पल है वो नागर शैली में बने हुए हैं। तो इसका जो आंसर है ये तो नहीं है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, सिखों से रिलेटेड जो मंदिर है, पवित्र मंदिर स्थान है अमृतसर में, वहां पे भी आप देखेंगे तो गोपुरम जैसी कोई आकृति नहीं दिखेगी आपको। जो चिदम्बरम स्वामी टेम्पल है, चिदम्बरम स्वामी टेम्पल या चिदम्बरम शिव मंदिर है, वहां पे आपको तमिलनाडु में ये दिखने को मिल जाएंगे गोपुरम। ठीक है, तो ये आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था कि गोपुरम कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हमें, तो शिव मंदिर चिदम्बरम में। इसके बाद द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड इन। अतरंजी खेड़ा की बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे हम हड़प्पा पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो पढ़ते हैं, लोथल पढ़ते हैं, और आपके धोलावीरा पढ़ते हैं। इस टाइप से जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो अतरंजी खेड़ा, वो कहाँ पर है? वो है अतरंजी खेड़ा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अतरंजी खेड़ा है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट कौन सा है? तो अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और तवांग। तो जलपाईगुड़ी तो आपने देखा होगा, जलपाईगुड़ी जो है, जलपाईगुड़ी या फिर नाम भी सुना होगा, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। लेकिन इसका जो तवांग है, तवांग कहाँ पर है?
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ यदि आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो कंट्री, साथ हम जो कंट्री की कंट्री नहीं स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट की हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है। उस 7 स्टेट में सभी को इनके नाम तो पता ही होंगे। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, आपकी मेघालय की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं और आसाम हो गया। इस टाइप से 7 है। इसमें से कौन सा जो सिक्किम है, वो सिक्किम इन 7 सिस्टर्स में नहीं आता, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। जो सिक्किम है वो अलग रहता है, बाकी ये 7 स्टेट अलग रहती है। नाम जरूर उनके नॉर्थ ईस्ट जैसे लगता है सिक्किम का भी, लेकिन वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता। Where is the जय हिंद ब्रिज लोकेटेड इन, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? भारत में जय हिंद पुल जो है वो है कोलकाता में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79, विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में किस जिले में? कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है वो बल्लाड़ी जिले में, इसका आंसर हो जाएगा बल्लाड़ी जिला। इसके बाद यदि विदर्भ बात करें तो ये भी कर्नाटक में है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोलोसियम इटली, चिचेन इट्जा ब्राजील, पेट्रा जॉर्डन और माचू पिच्चू पेरू। इसमें से आपने बहुत सारों का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पेट्रा और माचू पिच्चू का नाम सुना होगा आपने। तो ये माचू पिच्चू जो है अलग तरीके की आकृति है, या फिर हम बोल सकते हैं पर्वत श्रेणी है इस टाइप की, जो देखने में काफी मतलब लुभावनी टाइप या एडवेंचरस है। तो माचू पिच्चू तो पेरू में है, पेट्रा जॉर्डन में है और कोलोसियम इटली में। लेकिन इसका जो चिचेन इट्जा है वो है ब्राजील में नहीं है, ये किसी अदर कंट्री में है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरियों के लिए स्थानीय शिक्षण एंट्री का ब्रांड एम्बेसडर है? तो एंट्री एक एजुकेशन ऐप है जिसका वो पूछा है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मेरी कौन नहीं है, मेरी कॉम है। ये मेरी कॉम जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, बॉक्सिंग मुक्केबाजी से। मेरी कॉम की यदि बात करें तो मेरी कॉम, हम यहाँ पे भी मेरी कॉम कर देते हैं। इनकी जो बुक है, मेरी कॉम की बुक है वो है आत्मकथा अनब्रेकेबल। ठीक है, तो इनको हम याद रख लेंगे, अनब्रेकेबल या सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं हम इन्हें। एक और इनका उपनाम भी देख लेते हैं, सुपर मॉम। ठीक है, 2 फैक्ट हमने आपको बता दिए कि, लेकिन आपको ये बताना है कि मेरी कॉम जो बॉक्सिंग खिलाड़ी है उनका संबंध कौन से राज्य से? नॉर्थ ईस्ट में हमने जो 7 राज्य बताए थे उन्हीं में एक राज्य से इनका संबंध है, तो वो बताना है आपको। इसके बाद रोहित शर्मा क्रिकेटर है ये, और जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है वो इन्हीं की कप्तानी में जीता है। इसके बाद जो ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं तो वो है रोबिन उथप्पा। रोबिन उथप्पा भी ये क्रिकेटर है और ये ब्रांड एम्बेसडर बने किसके? एंट्री के। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सट्टेबाजी, जुआ और अनियमित मैच परिणाम के आरोप में शटलर निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। तो वो किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी? तो वो जो है वो है रशिया का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है निकिता खाकीमोव। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, हु इज द सेकेंड इंडियन फुटबॉलर टू प्ले 100 इंटरनेशनल गेम्स। भारत का ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जो दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो वो है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री की बात करेंगे तो ये सेकेंड है। इसके अलावा बाईचुंग भूटिया भी फुटबॉलर से, गुरप्रीत सिंह संधू भी फुटबॉलर है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट है इंडिया एथलीट्स जोशना चिनप्पा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जोशन चिनप्पा देश का नहीं, जोशन चिनप्पा जो है वो तो भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कौन से खेल से संबंधित है? जूडो, कबड्डी, डिस्कस थ्रो और स्क्वैश। तो ये जो है स्क्वैश से संबंधित है, स्क्वैश खेल से संबंधित है जोशन चिनप्पा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1880 में निम्नलिखित में से किसी प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो क्यूरेटर की बात करेंगे H.H. कोल को किया गया था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्नलिखित में गायकों में किसे मल्लिका या गजल या गजल की रानी कहा जाता है। तो जो गजल की रानी कहा जाता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट नेम बेगम अख्तर को। बेगम अख्तर को गजलों की महारानी या गजलों की मल्लिका या गजल इस टाइप के उपनाम से बुलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हु वॉज अपॉइंटेड एट यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ फॉर एज चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन सितंबर 2020। पुराना क्वेश्चन हो चुका है ये। इसका जो आंसर है वो आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर। यदि तो यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनिसेफ में पहले से अभी तक 2024 तक अभी तक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ये। तो इसका जो आंसर है अभी भी 2024 तक भी क्या है? आयुष्मान खुराना ही है। भारतीय मूल के वेवेल राम कलावन को निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वेवेल राम कलावन की बात करेंगे कि वेवेल राम कलावन कौन है। तो वेवेल राम कलावन अभी जो एक तो है भारतीय मूल के, इसके बाद जो बने हैं वो सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसने दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो वी मुरलीधरन, अमित शाह, हर्षवर्धन और एस जयशंकर। तो भारतीय प्रवासियों से जोड़ने की यदि हम बात करें तो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए वी मुरलीधरन ने किया था। ठीक है, वी मुरलीधरन। यदि प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी। और इसके अलावा ये जो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों बनाया जाता? तो महात्मा गांधी 1915 में वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी दिन को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पे। पूछा है होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो होयसलेश्वर का जो मंदिर है, होयसलेश्वर का मंदिर बात कर लेंगे, हेलीबीडो का मंदिर याद कर लेंगे, हम्पी के मंदिर है, वो सारे कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली अभिनेत्री वो नरगिस दत्त थी। पद्मश्री से भी सम्मानित पहली और राज्यसभा में नॉमिनेशन वाली की पहली अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त ही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली जो बैडमिंटन से वो है साइना नेहवाल। ठीक है, तो साइना नेहवाल। इसके अलावा पीवी सिंधु भी जीत चुकी है। उसके अलावा जो इनका जो प्रकाश पादुकोण, ये भी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी भारत के। और जो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु के जो गुरु है या फिर हम बोल सकते हैं कोच है, उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। इसके बाद बात करेंगे 93, क्वेश्चन नंबर 93। फरवरी 2022 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक या सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ज्योति सुरेखा वेन्नम, हरविंदर सिंह, राकेश कुमार या पूजा जटायन। तो जो ये पैरालंपिक हुआ था 2022 में, उसमें जो मेडल जीता सिल्वर मेडल, वो पूजा जटायन ने जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। इन इंडिया उत्तर भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा गुजरात में ही है। मोढेरा गांव में जो 24x7 चलने वाला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95। इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इज। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन है? पुनीता अरोड़ा, दिव्या अजीत कुमार, अभिलाषा बराक और प्रिया सेमवाल। तो इसका जो आंसर है वो है अभिलाषा बराक। इंडियन आर्मी की अभिलाषा बराक जो भारत की पहली कॉम्बैट एविएटर है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट देश ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों के लिए अर्हता प्राप्त की करने वाली पहली बनकर इतिहास रचा था। तो ये तो भावना कंठ है ये इसका आंसर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। कौन सा खिलाड़ी 2022 में भाला फेंक में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना था? तो इसका जो आंसर है वो है 2020 में जो गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, उसी के बाद जो डायमंड लीग हुई थी उसमें 2022 में भी जो जीतने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे वो थे नीरज चोपड़ा।
इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोवर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी थी, तो वो किस राज्य में रखी थी? तो पहला सीएनजी टर्मिनल बन रहा है वो है गुजरात में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है कि 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? लॉन्स नायक मंजू, एयर मार्शल आरती सरीन, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी और लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम साथू। इसका जो आंसर है वो है लॉन्स नायक मंजू, लॉन्स नायक मंजू। ये 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला है, पहली महिला स्काई डाइवर है जो इंडियन आर्मी की सोल्जर है। इसके बाद बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन या स्टैटिक जीके की जो 100 में से 100 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन के साथ साथ जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो भारत का आजादी के बाद 1947 के बाद जो पहला स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस था, उसमें जो पहले मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस पे। जब तक के लिए धन्यवाद।